पुदुचेरी में यह आंकड़ा एकदम साफ है। बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। तो ये अभी तक की जो बड़ी बातें हैं, जो अभी तक का बड़ा अपडेट है, वो हम आपको बता रहे हैं। और अब बड़ी बातें एक बार आपको फिर बता देते हैं। 165 पर टीएमसी बढ़त बनाए हुई है, यानी 147 का जो जादुई आंकड़ा था उसको तो पार कर चुकी है। और सीटों का जो डिफरेंस है वो भी लगभग 45-50 सीटों का है। 2 घंटे की जो बड़ी बातें हैं वो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर बंगाल में टीएमसी को रुझानों में बहुमत दिखाई दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम में पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। लगभग 7000 वोटों से वो पीछे चल रही हैं शुभेंदु अधिकारी से। असम की अगर बात करें तो असम में बीजेपी रुझानों में बहुमत की ओर है, यानी बीजेपी एक बार फिर सत्ता में बैठेगी। तमिलनाडु की बात करें तो कांग्रेस प्लस को रुझान में बढ़त दिखाई दे रही है, यानी डीएमके जो है वहां पर सत्ता में आती दिखाई दे रही है अभी शुरुआती रुझानों के हिसाब से। केरल की बात करें तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो, यानी पिनारी विजयन जो है वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि ये शुरुआती रुझान है, सिर्फ 2 घंटे का अभी तक जो मतों की गिनती हुई है। एक बार फिर से रोमाना का मैं रुख कर लेती हूँ। ये जो आंकड़े हैं ये बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं और दूसरे स्टूडियो में सुमित और रोमाना और पंकज झा मौजूद है। रोमाना। शुक्रिया शोभना। रोमाना मेरे साथी हैं, लेकिन हम अब मैंने आपसे टॉस इसलिए ले लिया कि मन कर रहा है कि खेला हो एक बार फिर देखा जाए, क्योंकि टीएमसी 170 पर पहुंच गई, 169 पर। ममता बनर्जी जब तक खेला होबे कर रही है 165 का, तब तक ऊपर 169 हो गई है टैली। टीएमसी ने और लीड बना ली है। 169 पर टीएमसी, 115 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस। बीजेपी आगे बढ़ी है। बीजेपी की गति जो थी बढ़ने की वो कम हुई है और टीएमसी की गति जो थी बढ़ने की वो तेज हुई है। तो अंतर जो है वो काफी ज्यादा हो गया है और ये अंतर डिफाइनिंग हो सकता है। पर क्या वही अंतर जो सीटों पर नंदीग्राम में है, क्या वो भी डिफाइनिंग है, जहां पर ममता बनर्जी करीब 7000 वोटों से शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रही हैं। इस वक्त की ये 2 सबसे बड़ी खबर है चुनाव से जुड़ी हुई। केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, असम में वही हो रहा है जो प्रिडिक्ट किया गया था। लेकिन असली खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पे नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी पीछे चल रही है। पंकज झा, क्या मतलब है इसका? इसके बहुत बड़े मायने हैं। एक बात तो साफ हो गई, जैसा अभी रोमाना कुछ देर पहले भी कह रही थी, कि जो बेल्ट है ना शुभेंदु अधिकारी परिवार का, जिसमें हल्दिया से लेकर के जो मिदनीपुर इलाका आता है, बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। लेकिन अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। 2 राउंड की काउंटिंग हुई है। सिंगूर में जिस तरीके से उलटफेर हुआ, क्या नंदीग्राम में होगा? हम सबकी नजर होगी सुमित इस पर। सिंगूर पे तो टीएमसी आगे निकल रही है, नंदीग्राम में जरूर ममता बनर्जी पीछे चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो रुझानों में टीएमसी की सरकार बन चुकी है, बहुमत मिल चुका है और इतना अच्छा बहुमत है ये कि बड़ी आसानी से, बड़ी कंफर्टेबली वो 5 साल तक सरकार चला पाएंगी। 170 के आसपास अगर टीएमसी गठबंधन पहुंच जाता है और बीजेपी उस 99 के आंकड़े से ऊपर चली गई है, जिसके लिए कहा गया था कि बीजेपी डबल फिगर में नहीं पहुंचेगी। अब प्रशांत जी मेरे मित्र हैं, पंकज झा के मित्र हैं, उन प्रशांत किशोर से पूछना होगा कि अब वो क्या करेंगे। पंकज झा, 115 अगर बीजेपी हो जाती है तो? नहीं, अभी तो देखिए धीरे धीरे अभी बहुत कुछ बदलेगा। वो पिछले 1-1.5 महीने से उन्होंने यही पोस्टरिंग कर रखी है कि 99 से आगे बीजेपी नहीं जाने वाली। कभी कभी बातों में वो कहते रहे कि 105, 110 तक भी चला जाएगा, वो वोट शेयर के हिसाब से बताते हैं। वो डेली एक ट्रैकर लगा रखा है उन्होंने, सारे 294 विधानसभा सीटों के आंकड़े उनके पास आते हैं। उस आधार पर वो अब भी अपने उस पुराने ट्वीट पर बने हुए हैं। सुमित, चलिए ठीक है, ट्वीट पे बने हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर से पूछा जाएगा, उनसे भी जाना जाएगा। लेकिन अब मैं आपको मेहमानों का परिचय करा देता हूं ऑफिशियली एक बार फिर। 10 बज चुके हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत करना चाहूंगा मैं। लेकिन संबित पात्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 169 शुरुआती रुझानों में अभी टीएमसी दिखाई दे रही है, 169। संबित, आपका रिएक्शन? सुमित जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा आप तमाम लोग मास्क पहन के बैठे हैं, सुरक्षित हैं, इसी प्रकार सुरक्षित रहिए। देशवासी भी सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। और दूसरी बात है, जो आदरणीय नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है, कोई भी विक्ट्री मार्च नहीं, कोई भी रैली नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, ये हम सबको फॉलो करना है कोरोना को ध्यान में रखते हुए, और बड़े संवेदनशीलता के साथ इस विषय को हमें आगे बढ़ाना है। नंबर 1, देखिए अभी जो कहा गया कि ये जो रुझान चल रही है ये अंततः रुझान ही है,
मुझे लगता है इनको कंसोलिडेट होते होते अभी 2-3 घंटे और लगेंगे। 12 साढ़े 12 के बाद ही मुझे लगता है इन रुझानों पर कुछ कह पाना उचित होगा। नंबर 1। नंबर 2, 2 लोगों की नौकरी के विषय में काफी जगह चर्चाएं हो रही हैं। एक तो प्रशांत किशोर जी के विषय में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर डबल डिजिट भारतीय जनता पार्टी क्रॉस करेगी तो कहीं ना कहीं मैं अपना त्यागपत्र दे दूंगा। और दूसरा, मैं देख रहा हूं तमाम चैनलों में कि नंदीग्राम में जो है ममता बनर्जी पीछे चल रही है, वो ट्रेल कर रही है शुभेंदु। तो कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ा विषय है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए किसान आंदोलन पूरे देश में चला, किसान आंदोलन को इन चुनावों की धुरी बनाई गई थी। अब तो कोरोना का वेव चल रहा है, कोरोना को लेकर हम बहुत चर्चा कर रहे हैं, करना भी चाहिए, मगर किसान, हाँ आप कुछ बोल रहे थे, बोल लीजिए। समित जी मैं आता हूँ आपके पास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, पूरे 292 सीटों के रुझान अब सामने आ चुके हैं। उसमें 171 में टीएमसी, 115 पर बीजेपी। बंगाल की सभी सीटों के रुझान अब हमारे सामने, और उसमें टीएमसी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। क्या कह रही है ममता दीदी? খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। बीजेपी ने चुनाव लड़ा, शानदार चुनाव लड़ा, 1 या 2 सीट से 115 तक पहुंच गए, और उसके बाद लेकिन टीएमसी ने भी 171 की लीड बनाकर रखी। टीएमसी ने अपने वोट बैंक को बनाकर रखा, ऐसा इन रुझानों से अब तक समझ में आ रहा है। संबित पात्रा, आपने अंडरलाइन किया नंदीग्राम को, आपने अंडरलाइन किया बाकी चीज़ों को, लेकिन आप इस चीज़ पर क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने जो 200 सीटें कही थी वो नहीं दिखाई दे रही? ये तो अब साफ हो गया। देखिए सुमित भाई, जहां तक कंसोलिडेशन का सवाल है, मैं तो अभी भी इंतजार करूंगा। जहां तक 200 सीटों का सवाल है, आप अगर आसमान तक पहुंचने की चेष्टा नहीं करेंगे तो चांद तक कहां पहुंच पाएंगे? तो चेष्टा आपकी हमेशा, ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, आप देखिए, मेहनत में हम कभी कसर कम नहीं करते, हम किसी प्रकार का कसर नहीं छोड़ते, और बिल्कुल ये चेष्टा रहती है कि हम आसमान तक पहुंचे, और उसी चेष्टा में हम सरकार बनाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात इस चुनाव में एक यही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफर आप देखिए, 4% वोट शेयर रहा था 2011 के विधानसभा में, 2016 में 10% के वोट शेयर, और 3 सीटों से हमारी सफर की हमने आरंभ की थी। और आज आप देखिए जिस प्रकार से हम सरकार बनाए नहीं बनाए ये तो अभी समय बताएगा, मगर जिस प्रकार से 100 का आंकड़ा पूरा करके हमने एक बहुत बड़ा चैलेंज नॉन हिंदी स्पीकिंग राज्यों में दिया है। आसाम में सरकार बनाने की तरफ जा रहे हैं, पुडुचेरी में सरकार बनाने की तरफ जा रहे हैं, बंगाल में इतना बड़ा चैलेंज बन के उभरे हैं। ये जो मिथ था कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल हिंदी स्पीकिंग राज्यों की पार्टी है, वो आज संबित भाई, मुझे नहीं पता कि आप जो कह रहे हैं कि आपने चांद आसमान की बात की तो आप चांद तक पहुंचे हैं, इसको टीएमसी कैसे लेगी इस वादे को? तौसीफ खान हमारे साथ है, टीएमसी के नेता प्रवक्ता। तौसीफ भाई, 171 शुरुआती रुझानों में बीजेपी के आगे आपकी पार्टी लीड देती हुई दिखाई दे रही है, आपको क्या कहना है तौसीफ खान? नहीं, ये तो एक्सपेक्टेड है, और ये 171 से और ऊपर बढ़ेगा। और संबित पात्रा जी का जवाब भी एक्सपेक्टेड है। हाँ, ये थोड़ा नया स्पिन उन्होंने दे दिया है। इनके, हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं, जो इनके जो चाणक्य है, वो तो कल तक कहा करते थे कि जी वो तो चुनावी जुमलाबाजी करते हैं। आज संबित पात्रा जी ने बता दिया कि नहीं, जुमलाबाजी से आगे उठ करके चांद और आसमान की भी वो बात करते हैं। खैर देखिए, लोग ऐसा बात करते हैं। बीजेपी का जो है बंगाल वाटरलू है, यहाँ से बीजेपी का उल्टी गिनती शुरू होती है। अभी आप देखेंगे कि इस इलेक्शन के बाद आप किसी भी राज्य में जो पोजीशन होने वाला है आने वाले दिनों में, आपको दिखेगा कि बीजेपी का उल्टा गिनती शुरू होगा। क्योंकि भले ही ये चांद और आसमान की बात करें, जनता जो है नहीं, आप तौसीफ भाई कुर्सी में बैठाती है अगर किसी को, तो वो उससे एक उम्मीद करती है कि वो काम करेंगे। और ये तो असम में बीजेपी को बहुमत मिल गया है, वाटरलू मोमेंट नहीं है ये। बीजेपी असम में सरकार बचा पा रही है। शुभना के पास चलते डेटा के लिए। शुभना, बिल्कुल, इस समय की बड़ी खबर मैं इलेक्शन सेंटर से बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, और वो है आंकड़ा असम का कामाख्या मंदिर। आप देख रहे हैं
अगर हम आसाम की बात करें तो बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौटती हुई दिखाई दे रही है। 126 विधानसभा सीटों का आंकड़ा आपके सामने, 68 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुई है। कांग्रेस काफी पिछड़ गई है, 31 सीटों पर है। ये रुझान है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये बहुत शुरुआती रुझान है। अभी 2 घंटे का मतों की गिनती हुई है, उसमें बीजेपी सत्ता में एक बार फिर वापसी करती हुई आसाम में दिखाई दे रही है। हालांकि अभी बहुत राउंड की जो काउंटिंग है वो बची हुई है। रोमाना। बिल्कुल, और शायद तौसीफ खान अब आप जवाब देना चाहेंगे कि वाटरलू मोमेंट कह रहे थे आप बीजेपी के लिए, पर बीजेपी जहां सत्ता में थी वहां बीजेपी के खिलाफ मैंडेट नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय कुछ बोल रहे, तौसीफ भाई मैं आता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय की बात सुन लेते हैं। मैं आता हूँ, देखिए आसाम मैं आता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। सॉरी, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोस्टल बैलेट में जो हमें जानकारी मिली थी कि हम वास्तव पीछे ही रहने वाले हैं, क्योंकि पहले ही टीएमसी के जो गुंडे हैं उन्होंने जाकर लोगों को घरों में डरा दिया था। इसलिए पोस्टल बैलेट का परिणाम इसी प्रकार होगा। लगभग 13-14 लाख वोट गिरे हैं पूरे प्रदेश में। हम ऐसा मान के चल रहे थे कि यहाँ हारेंगे, पर जिस प्रकार के वोट देखे हमें काफ़ी अच्छे वोट मिले हैं पोस्टल में। मेरे ख्याल से ये कुछ देर पहले का उनका रिएक्शन है, लेकिन एक रिएक्शन में पूरा कर लेता हूं, फिर संबित जी आप जवाब दीजिएगा। तौसीफ का 2 बार रुक चुका हूं। तौसीफ खान, वाटरलू मूवमेंट कैसे कह सकते हैं आप जब असम में बीजेपी की सरकार बन रही है? पांच राज्यों में चुनाव हुआ है और एक आसाम के बिना पे ये कह देना कि ये वाटरलू नहीं है, तो ये तो गलत एनालिसिस होगा। दूसरी तरफ आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं आज भी बीजेपी की सरकार 5 में से एक ही जगह थी ना, 4 जगह बीजेपी थी भी नहीं। तो ऐसे भाई पोस्टल, ये आप कुछ ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं इन नतीजों में? नहीं थी नहीं, जो इन्होंने वादा किया था आप देखिए कि कहीं भी उन्होंने गवर्नमेंट लाया नहीं। ये तो कहते थे 200 पार 200 पार, तो वो सब चुनावी जुमला है, और चुनावी जुमला अमित शाह जी कहते हैं चुनावी जुमला। अभी पात्रा जी ने जवाब दे दिया है कि आसमान और चांद की बातें बहुत अच्छी बात है, आसमान और चांद की बात करना चाहिए। जवाब दीजिए। तो इनका कुछ जवाब दूंगा, जमीनी स्तर पे इनका कोई मौजूद प्रेजेंस है ही नहीं। देखिए, इन्होंने वाटरलू मूवमेंट कहा, मैं कहूंगा ये भारत की राजनीति का, केवल बंगाल की राजनीति का नहीं, ये भारत की राजनीति का वाटरशेड मूवमेंट है। ये भारत की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला। आप याद करिए, इससे पहले जब भी मोदी जी का विकल्प ढूंढा जाता था तो ये तमाम 17-18 जो ऑपोजिशन पार्टी हैं वो खड़ी होती थी हाथ ऊपर करके, और उनके सेंटर में कोई खड़ी होती तो वो ममता बनर्जी होती थी। ममता बनर्जी अपने आप को प्रोजेक्ट करती थी भविष्य के पीएम के कैंडिडेट के रूप में, वो एक फलक्रम बनती थी ऑपोजिशन के टुगेदरनेस। आज कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये सीट के रुझान दिख रहे हैं और ममता बनर्जी नंदीग्राम में पीछे हो, ये जो कॉन्फिडेंस ममता बनर्जी के ऊपर बाकी डूबते हुए अपोजिशन पार्टीज का था, ये डगमगाएगा। और ये जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के 2016 के नतीजों ने 2019 के चुनाव का शंखनाद किया था, ठीक उसी प्रकार आज के ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार बढ़त बनाया है, आज के ये नतीजे 2024 के चुनाव के ऊपर और खास करके ऑपोजिशन की यूनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाएगा और हमें आगे बढ़ाएगा। दूसरा विषय है किसान आंदोलन को लेकर जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में बनाया गया था कि किसान हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, किसान सड़कों पे उतरेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, ये नैरेटिव पूरी तरह से आज समाप्त हुआ है। आसाम में सरकार बना रहे हैं, पुडुचेरी में सरकार बना रहे हैं, बंगाल में हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये एक फॉल्स नैरेटिव किसान आंदोलन संबित जी चीजें कुछ बदली है, एक बार दर्शकों को बताना जरूरी है। टीएमसी अब 178 हो गई है रुझानों में, भारतीय जनता पार्टी 108 हो गई है रुझानों में, और ये साफ तौर पर इशारा करता है कि टीएमसी की पॉपुलैरिटी काफी हद तक इंटैक्ट है। बीजेपी ने जमीन पाई है नो डाउट, लेकिन उससे अधिक नहीं पाई जो 2019 में आप पाए थे। 2019 के लोकसभा को अगर विधानसभा में कन्वर्ट करें तो 121 से 122 विधानसभा सीटें होती हैं, उसी के आसपास आपकी गाड़ी जा रही है। एक क्विक कमेंट लेना चाहूंगा, तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, लेकिन पहले विजय विद्रोही के पास चलते हैं, उनके पास चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। विजय विद्रोही, क्या अपडेट है? देखिए, कुछ देर पहले का चुनाव आयोग का आंकड़ा था कि उसमें 92 सीटों का रुझान बताया गया था। 92 सीटों के रुझान में 58 सीटों पर टीएमसी आगे थी, लेकिन 33 सीटों पर बीजेपी आगे थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है
टीएमसी को 51% वोट मिल रहा था और बीजेपी के हिस्से में 35.4% वोट आ रहा था। यानी वोट परसेंटेज 92 सीटों में जो रुझान है उसमें 16% का है और ये वोट परसेंटेज पिछली 10 सीटों के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा है। तो ये बीजेपी के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। और दूसरा, नंदीग्राम में मार्जिन ममता का जो अभी पिछड़ रही है वो करीब घट के करीब 1400-1500 रह गए। अच्छा, मैं अपडेट्स आपसे लेता रहूंगा, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी नंदीग्राम सीट पर पीछे चल रही हैं। तौसीफ खान, ऐसा क्यों है कि ममता बनर्जी अपनी सीट पर जहां वो गई डंके की चोट पर अनाउंस करके मैं लड़ूंगी शुभेंदु अधिकारी से, वो शुरुआत से ही पीछे हो गई है, क्यों? नहीं, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को भी वोट मिला है। अभी शुरुआती रुझान है, इससे यही बात समझ में आ रहा है। अभी तो वोटिंग कंप्लीट हुए नहीं है। और जो डिफरेंस है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि करीब 6000 का है, तो वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है। वो तो नहीं, अभी 8,500 सेकंड राउंड थर्ड राउंड खुलने में ही वो बहुत कवर हो जाएगा, क्योंकि 8,500 का डिफरेंस। हाँ, 8,000 हो सकता है इसमें कोई, हाँ ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। वो अभी नेक्स्ट राउंड खुलते ही वो सारा रिकवर हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इससे ये हो क्यों रहा है भाई तौसीफ भाई, ये हो क्यों रहा है? जिसको अगर आपकी पार्टी को 170-80 सीटें मिल रही हैं, आपकी पार्टी की नेता एक भी वोट से, एक भी राउंड में पीछे क्यों कैसे हो सकती हैं? इसका मतलब उनका पॉलिटिकल फैसला गलत था, भवानीपुर छोड़ने का और नंदीग्राम जाने का। हो सकता है इसका, हमने नहीं, पॉलिटिकल फैसला उनका सही था, क्योंकि उनका अनाउंसमेंट के बाद में और तृणमूल छोड़ करके बीजेपी कोई और नेता ज्वाइन नहीं किया। एक जो बड़ा डर ये था कि शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद, शुभेंदु अधिकारी क्योंकि एक बहुत ही नंबर 2 की पोजीशन ऑलमोस्ट रहा है उनका तृणमूल में, तो वो दूसरे तृणमूल के एमएलए को इन्फ्लुएंस करके बीजेपी ज्वाइन करवा सकते हैं। इस बात का जो डर था, उसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम का जाने का फैसला लिया, और वो फैसला बहुत ही सही फैसला था। उसके बाद कोई भी और नेता तृणमूल छोड़कर बीजेपी नहीं गया। अभी जहां तक रुझान का बात है कि वो तो लोकल नेता है ही, और हमने देखा भी है किस तरीके से बूथ को लूटने की कोशिश की गई थी। ममता बनर्जी को खुद निकल ममता बनर्जी को चुनाव के पहले चोट लगती है, नंदीग्राम में चोट लगती है, वो पेन में है, दर्द में दिखाई देती है, वो प्लास्टर पहनती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, उसके बावजूद भी अपनी चुनावी सीट पर पीछे हो जाती हैं। ये क्या इशारा करता है? मैं कुछ ज्यादा बोलूं क्या इससे अधिक? नहीं, पीछे है ना, अभी तो पीछे है। ऐसा तो नहीं कि 50,000 का डिफरेंस है जो रिकवर करना मुश्किल है। अभी पीछे है, अभी 6 से 8,500 हुआ है। ये तो आप तो जानते ही हैं, एक नेक्स्ट राउंड खुलेगा, उसमें 50,000 वोट सीधा जाकर के अगर ममता बनर्जी को पड़ेगा तो वो 42,000 वोट से आगे हो जाएंगे। तो ये किसी एक रुझान पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी इसका हम लोग जानते हैं कि हाँ, वहां पे टफ फाइट है, वहां पे कुछ वोट सीपी लेफ्ट वालों ने भी एक अच्छा नेता खड़ा किया था। वहां पे शुभेंदु अधिकारी क्योंकि वो मंत्री रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, वो उस एरिया में प्रभावशाली है, जो खुद बीजेपी कहती है, तो उतना तो वोट तो बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को लेकर आना ही चाहिए। अगर वो इतने दिन से पॉलिटिकल लाइफ उनका रहा है तो उनको, क्योंकि ये उनका एरिया है। अच्छा, ममता बनर्जी जाकर के चैलेंज किए शुभेंदु अधिकारी को उनके घर में, उनके इलाके में। ये राजनीतिक तौर पर अगर ऐसा हो गया, ममता बनर्जी नंदीग्राम में पीछे रह गई और सत्ता में टीएमसी लौट आई, तो इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो अभी इंतजार करूंगा सत्ता में टीएमसी लौट रही है या नहीं लौट रही है। 182, 104, सॉरी, नहीं, ठीक है। हाँ, मैं अभी फिर भी इंतजार करूंगा। मैं इंतजार करूंगा इसको कंसोलिडेट होने के लिए। मगर अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं और टीएमसी अच्छा करती है, तो मैंने आपको कहा कि ये वाटरशेड मूवमेंट होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई बुरा नहीं प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। ममता बनर्जी के लीडरशिप के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। जो आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस टीएमसी के लोगों में भी था ममता जी के लिए, वो भी डगमगाएगा। और मैं कहना चाहूंगा टीएमसी के स्टेबिलिटी में भी सेंध लगेगा, क्योंकि ममता बनर्जी को एक तरह से एक अभेद्य नेता माना जाता था कि वो, उनको कभी भेदा नहीं जा सकता है। अगर उनको भेद दिया जाएगा और वो खुद गिर जाएंगी, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी के क्वेश्चन मार्क के तले टीएमसी आएगी, और भारतवर्ष में भी एक क्रेडिबल ऑपोजिशन लीडर
आज नहीं रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी इस चुनाव में वायनाड से भी हार रहे हैं, वायनाड से भी कांग्रेस हार रही है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की समाप्ति और ममता बनर्जी का एक ऑपोजिशन के लीडर के नाते आत्मविश्वास का खोना, मुझे लगता है समूचे ऑपोजिशन को एक बहुत बड़ा धक्का होगा। मैं तौसीफ खान एक रिएक्शन आपका ज़रूर लेना चाहूँगा, इसके पहले रुमाना आपसे कुछ सवाल करें। एक बात बताइए तौसीफ भाई, यही बात जो संबित पात्रा बोल रहे थे कि वाटरशेड मोमेंट होगा, अगर ममता दीदी हार गई और टीएमसी की जीत गई तो मुख्यमंत्री कौन? नहीं, मुख्यमंत्री तो ऑब्वियस सा बात है, जो हमारे स्टेट की लीडर है वही रहेंगी। नंदीग्राम का रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे कि एंड होते होते नंदीग्राम से भी जीत ममता बनर्जी को ही मिलेगा। और अगर मान लेते हैं कि नहीं मिला तो भी वही सीएम बनेंगी, इसमें कोई चुनाव हार के भी सीएम बनेंगी। और जहां तक कि राहुल गांधी ने तो चुनाव हारकर पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तो ये गट्स क्या ममता बनर्जी को नहीं दिखाना चाहिए कि चुनाव हार गई है तो सभी जिम्मेदारी लें अपनी सीट से, कम मुख्यमंत्री ना बने? उन्होंने ममता बनर्जी ने गट्स दिखाया है एक सीट में चुनाव लड़ करके। नरेंद्र मोदी जी ने ये गट्स नहीं दिखाया था। उन्होंने गुजरात से भी चुनाव लड़ा था और वाराणसी से भी चुनाव लड़ा था, दोनों जगह से चुनाव लड़ा था। लेकिन ममता बनर्जी एक जगह से चुनाव लड़ करके अपना सारा भरोसा उस इलाके के लोगों पे डाल दिया, उस इलाके के वोटर पे डाल दिया। वो चाहती तो कहीं और से भी खड़ी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने एक जगह से ही खड़ा होना पसंद किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नंदीग्राम जहां से वो सत्ता में आई है मूवमेंट करके, वो उन्हें निराश नहीं करेगा। अंत के दिन खत्म होने से पहले जब ये डिक्लेयर हो जाएंगे फाइनल रिजल्ट्स, आप देखेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ज्यादा दिलेर हैं, ज्यादा गट्सी नेता हैं रादर देन नरेंद्र मोदी। संबित पात्रा, जवाब दीजिए अब आप। किन दोनों चीजों को कंपेयर किया जा रहा है? बिल्कुल देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी जी का गुजरात से और उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का विषय था 2014 में, वो दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कैसे बढ़े। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां से सर्वाधिक सीटें आती हैं, और ये कोई भी बता सकता है कि सर्वाधिक सीट वाले राज्य से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय के मुख्यमंत्री जिनका इतनी लाइकिंग जनता के बीच में थी, वो पसंदीदा व्यक्तित्व थे देश के, तो स्वाभाविक है उससे लाभ हुआ भारतीय जनता पार्टी को। उसकी कंपैरिजन ममता जी के साथ नंदीग्राम के साथ करना मुझे लगता है उचित नहीं है। बहरहाल मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से अच्छा किया है बंगाल में। 3 सीट से यहाँ तक का सफर यह आसान नहीं होता है, इसके लिए एक बहुत बड़े मोरल पुशअप की आवश्यकता होती है, बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, पीटा गया, उनकी हत्याएं हुई, उसके बावजूद हम यहाँ तक आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर बढ़ रही है। केरल में कांग्रेस नहीं, पुडुचेरी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई टेक नहीं था, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आप देखिए, आसाम में इतना मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ने के बावजूद, वहां राहुल गांधी, वहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सभी लोग मौजूद थे, उसके बावजूद आसाम से एंटी इनकम्बेंसी का तो सवाल ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का आना, और बंगाल में ये एक बहुत बड़े मार्च के साथ आगे बढ़ना, मुझे लगता है बहुत कुछ ही राजनीतिक दृष्टिकोण से एक रिएक्शन में अभिज्ञान प्रकाश का लेता हूं, काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों की बातें सुन रहे हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ साथी हमारे। अभिज्ञान, 187 टीएमसी और बीजेपी फिर कम होकर 115 से अब 110 पर फिलहाल रुझानों में दिखाई दे रही है। वहीं आंकड़े पर आ गई है जहां पर प्रशांत किशोर कह रहे थे कि डबल डिजिट नहीं क्रॉस करेगी। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे अभिज्ञान, इस परिस्थिति में इस मैंडेट को आप क्या कहेंगे अगर ऐसे ही रुझान कन्वर्ट हो जाते हैं सीटों में? नहीं, सीधे तौर पर ममता बनर्जी की जीत है, बहुत पराक्रम से उन्होंने ये चुनाव लड़ा। बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी इन चुनाव में। माफी चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर डाउनवर्ड, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। आयरॉनिकल ये है कि वो नंदीग्राम नहीं जीत पा रही। देखिए, आपने एक सवाल पूछा सुमित, और बहुत बुनियादी और बहुत अच्छा सवाल है। बार बार बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि 2016 को रेफर करिए, नहीं रेफर करिए जब आप अच्छा किए थे 2019 को, जहां पर आपको 40% तक का वोट मिल गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पोजीशन से गेन करने के बजाय आप नीचे आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है जो समझने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी इन इलेक्शंस में।
आयरॉनिकल पॉलिटिकली ये है ममता बनर्जी के लिए कि वो नंदीग्राम नहीं जीत पा रही है। और आपका वो सवाल भी बहुत अच्छा है कि क्या वो लीडरशिप में फिर बनी रहे, भले ही स्टेट जीत जाए और नंदीग्राम हार जाए। लेकिन ये एकदम स्पष्ट है, हम और आप बहुत, मेरे सारे नोट्स, ये नोटपैड आपके साथ हमने सारे प्रोग्राम्स किए ओपिनियन पोल के, तब से एक एक नोट को मैं देख रहा हूं, तो एक्सपेक्टेंसी ये थी कि बीजेपी 2019 की पोजीशन से ऊपर जाएगी और वही था बीजेपी का असली टर्न अराउंड इस लिहाज से कि वो सरकार बना ले पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल वो फिलहाल नहीं हो रहा है। वो सवाल भी आपका एकदम वैलिड है कि 200 पार की कोई सिचुएशन नहीं है। 2021 में साफ डबल इंजन की सरकार बननी थी बंगाल, और आज एबीपी न्यूज पर, क्योंकि ये कोरोना काल संकट काल है, हम बहुत संवेदनशील अंदाज में ये कवरेज कर रहे हैं। सर, आपको क्या लग रहा है, ये हम सबके चेहरे पर जो मास्क है, अगर गौर से आपने देखा हो तो ये डबल मास्क है, क्या इस डबल मास्क की वजह से डबल इंजन की सरकार बनाने से बंगाल में चूक रहे हैं आप? आपसे जवाब लूं, इस बीच रुझानों में बीजेपी 100 सीट से नीचे चली गई है, बीजेपी का आंकड़ा 98 पर पहुंच गया है, डबल डिजिट में बीजेपी आ गई है। कंसोलिडेशन का जिक्र भी कर रहे थे डॉक्टर पात्रा आप, ये क्या कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ता हुआ आंकड़ा देख रहे हैं आप? और सर, ये डबल इंजन, क्या ये डबल मास्क जो आज देश की जनता के चेहरे पर है, ये रुकावट बन रहा है डबल इंजन की सरकार में? देखिए रुमाना जी, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, रुझान जहां तक कंसोलिडेट होंगे, आप पूछिए अपने साइकोलॉजिस्ट से भी, ये कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं 12:30 के आसपास मालूम पड़ेगा हल्के तरीके से, और 2-3 बजे तक, क्योंकि ये क्लोजली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन शुरू से रहा है, तो 2-3 बजे तक ये स्पष्ट रूप से मालूम पड़ेगा कि ये कंसोलिडेशन किस रूप से जा रहा है। बहरहाल जो आप अभी रुझान दिखा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी बढ़त टीएमसी ने बनाया हुआ ऐसा नजर आ रहा है। मगर मैं फिर भी कहूंगा, जो अभी अभिज्ञान भाई ने कहा, कंपैरिजन 2016 से नहीं, उन्होंने कहा 2019 से होना चाहिए। मैं कहूंगा 2019 का चुनाव लोकसभा का चुनाव था, 2016 का चुनाव विधानसभा का चुनाव था। तो स्वाभाविक रूप से जो कंपैरिजन होता है, जैसे आप तमिलनाडु में भी कंपेयर कर रहे हैं, जैसे आप केरल में भी कंपेयर कर रहे हैं, आसाम में भी कंपेयर कर रहे हैं, तो आप विगत विधानसभा के चुनावों से कंपेयर कर रहे हैं। अब सर, ये तो मेरी पट भी मेरी वाली बात हो गई, क्योंकि जब एग्जिट पोल आ रहे थे और एग्जिट पोल में आप लोग सरकार नहीं बना पा रहे थे, तो आप लोग कह रहे थे अरे नहीं नहीं नहीं, ये 2016 में आप मत देखिए। सुमित, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा 10 सेकंड में। 2019 तो देखिए हमारा वोट शेयर कहां पहुंच गया था, हमने 18 लोकसभा सीटें जीती थी। अभिज्ञान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर डॉक्टर पात्रा आप जवाब दीजिए। रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा संबित जी को, प्लीज। हाँ अभिज्ञान, आप बोलिए, फिर संबित जी आप जवाब दीजिएगा। अभिज्ञान को सुन लेते हैं। जस्ट 10 सेकेंड्स में मैंने आपके पहली सुमित ओपिनियन पोल में कहा था, और आज फिर उसको रिपीट कर रहा हूं कि देखिए फर्क क्या था भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2019 का टर्न अराउंड जो था वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लिए, उसमें नरेंद्र मोदी थे, नरेंद्र मोदी का चेहरा था। इस बार जब आप गए तो आप फर्स्ट डिसएडवांटेज में थे कि पर्सनालिटी ओरिएंटेड इलेक्शन में आपके पास ममता बनर्जी का जवाब नहीं था। अब आप देखिए नंदीग्राम में खुद कितनी मुश्किल में है ममता बनर्जी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2019 को देखना, क्योंकि 19 में आपके पास नरेंद्र मोदी का चेहरा था जो आपको 40% तक लेकर गया। यहां पर वो नहीं होने का डिसएडवांटेज नजर आ रहा है, जबकि ममता नंदीग्राम में कमजोर हो गई। अभिज्ञान की बात का जवाब दीजिए संबित भाई। देखिए मैं इतना कहना चाहूंगा, अभिज्ञान जी ने तो ये सही कहा कि 2019 में जिस चेहरे पे लोगों ने मुहर लगाया था, वो चेहरा नरेंद्र मोदी जी का था। और 2021 में ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोगों को पता है नरेंद्र मोदी जी उनके मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लोकल ही कोई धरती पुत्र जो है वो उनका मुख्यमंत्री बनेगा। तो स्वाभाविक रूप से एक एडवांटेज टीएमसी को तो लीडर होने का है ही। एक लीडर जिसको जनता पहचानती है, जो अनेकों वर्षों से जनता के बीच में बंगाल में रही है, उसका एडवांटेज तो टीएमसी को है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। आज और बदले जनाब नजर आते हैं संबित भाई। नहीं, ये तो देखिए ये इसमें कोई बदलने वाली बात नहीं है। और देखिए सुमित जी, चुनाव का एक तरीका होता है, चुनाव से पहले स्वाभाविक है, चुनाव से पहले हम अपने विचारधारा के खिलाफ जो विचारधारा है उस पर पुरजोर तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हैं, जमीन पर मेहनत करते हैं, कशमकश करते हैं, और तभी तो हम इतनी सीट लेकर आते हैं। अगर उसी समय से हम हथियार डाल दें, हम कहें कि उनके पास एक लोकल लीडर है, तो हम लड़ेंगे नहीं चुनाव, हम मेहनत नहीं करेंगे, तो हमारा कार्यकर्ता आगे कैसे बढ़ेगा, हमारी विचारधारा की बढ़ोतरी कैसे होगी। इसलिए चुनाव के बाद जो भी नतीजे आते हैं एक लोकतांत्रिक देश में, उसको स्वीकार करना, उस समय विनम्रता के साथ उन सब विषयों पे चर्चा करना, क्योंकि अब जो भी मैं चर्चा करूंगा उससे चुनाव परिणाम में कोई बदलाव नहीं लगभग इसलिए
लगभग 90 सीटों का अंतर हो गया है दोनों पार्टियों के बीच में। 90 सीटें, 90, इट मीन्स अ लॉट। सीपीएम के सुनीत चोपड़ा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। चोपड़ा साहब, कहाँ है आपकी पार्टी? कांग्रेस गठबंधन जो है वो 5 पे है, लेफ्ट और कांग्रेस। हमारी पार्टी केरला में जीत चुकी है। हमारी पार्टी जीत चुकी है, 88 सीट्स में आगे हैं। बिल्कुल। हमें हम पूछ रहे हैं आम, आप कह रहे हैं इमली। बंगाल में हम पूछ रहे हैं अमरूद, आप कहेंगे नहीं कटहल। दोनों काम हो गए हैं। हम केरला में जीत गए हैं, बंगाल में आप बीजेपी हार रही है। नहीं सुनीत जी, अगर बीजेपी के हराने का ही काम करना था बंगाल में तो चुनाव ही क्यों लड़े सर? फिर चुनाव में उतरना ही नहीं चाहिए था। गठबंधन क्यों बनाया आपने कांग्रेस आईएसएफ के साथ? बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी थी, दे देते ममता बनर्जी को, अगर अपना हिसाब किताब आपको देना ही नहीं है तो। प्लान को लेके जा रहे हैं और हमने इतिहास बना दिया है जो आप नहीं बना सके। हम क्यों बनाएंगे भाई? चुनाव आप लड़ते हैं, चुनाव आप लड़ते हैं, हमसे किस बात की दुश्मनी है आपकी भाई सुनीत चोपड़ा? हम तो आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं बंगाल, आप कह रहे हैं केरल। आपसे दुश्मनी नहीं है मेरा भाई केरल की आपको, केरल की आपको बहुत बहुत बधाई हो। सवाल नहीं था। केरल बंगाल में हमारी लाइन थी। अच्छा, बंगाल में हमारी लाइन थी बीजेपी को हराना और केरल में लाइन थी जीतना।